गुड टू गो। क्या बात कर रहे हो? चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो में, जो कि बहुत ही स्पेशल शो है आज का। और हमारे साथ मौजूद है स्मिता बंसल अंबानी। हंसे क्यों पल्लवी? हाँ, क्या बात है? What's so funny? So today we are gonna discuss something regarding a very courageous kind of show. Its name is खतरों के खिलाड़ी, जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत जबरदस्त ट्रेलर्स उसके। वेरी नाइस। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और आपको एक नंबर देंगे, आप प्लीज उस पर कॉल करिएगा। आपको इनसे बात करनी है, एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, इनसे कुछ पूछना है। द नंबर इज 5150 प्लीज कॉल करिएगा। अभी हम तब तक इनसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हेलो वंस अगेन। क्या हो रहा है? सो आई वुड आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? स्मिता जी। स्मिता जी, एग्जैक्टली। सो यू हैव बीन इन अ शो, आप आ रहे हैं, your image is quite a bit different and you are in this show. कैसा लग रहा है? Because your image is very different. लुक बहुत जबरदस्त। हाँ, I know. लुक ऐसा था, आपकी इमेज तो बड़ी, आप इस शो में आ रही हैं। क्या सोच कर आ रही हैं? क्या सोच कर, क्या आपने सोचा कैसे शो में आने का? एक्चुअली मेरी इमेज ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत ही घरेलू टाइप की है, बहुत ही घरेलू इमेज है, और इस शो में आप मुझे बिल्कुल एक नए अंदाज में पाएंगे और एकदम डिफरेंट, जो आपने मुझे वैसे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो और कुछ ऐसा करते भी पाएंगे जो मैंने पहले कभी नहीं किया होगा। हाँ, क्योंकि अभी तक आपने मुझे रोते हुए देखा होगा, और रोते हुए देखा होगा, उससे ज़्यादा रोते हुए देखा होगा, बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा होगा, और अब आप मुझे और भी ज़्यादा रोते हुए देखेंगे, डर से रोते हुए देखेंगे। और इसमें भी आई थिंक आई क्राइड क्वाइट अ लॉट। अभी प्रोमो में भी दिखेगा। हाँ, तो इसमें भी आप मुझे रोते हुए देखेंगे, वो एक सिमिलैरिटी है, बट बहुत कुछ करके और ऐसा मतलब बिल्कुल क्राइम वुड बी, मतलब एक होता है ना, डिजर्व्ड क्राइम करते हुए देखेंगे। Okay, so madam, हाँ जी। what's your experience with this? मेरा एक्सपीरियंस इनसे काफ़ी डिफरेंट था। What happened? Sound problem? Okay. मेरा एक्सपीरियंस इनसे काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्योंकि मैं उधर गई थी एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, कि whatever is gonna happen is gonna be really bad. तो just forget everything and just go for You it. really thought that it's gonna be really bad? Of course, it's खतरों के खिलाड़ी, fear factor, खतरों और के वो भी खिलाड़ी, सीजन का नाम है टॉर्चर। तो मतलब क्या? Yeah, that's what exactly that word really. टॉर्चर is चार। चार। That's why अक्षय कुमार keeps going like this. Okay. Yeah. मतलब इसमें डेंजर सिर्फ फियर और सिर्फ डेंजर नहीं, इसमें हमारे को टॉर्चर किया गया है। लिटरली टॉर्चर भी है। आई तो है। Tortures के बारे में बताइए। See, I have marks also. हाँ, Okay. Scars. इतनी चोटें लगी, इतने ब्रूजेस, क्या- ईगो ब्रूज हो गया, बहुत शरीर ब्रूज हो गया। Okay. और बस इतना। बस। अभी के लिए इतना ही। अभी के लेते हैं, बाकी आप देखिए। Yes. ओके, शो तो चला, पिछले सीजन्स में भी हुए हैं, और अब जो हो रहा है इट्स क्वाइट, इस बार का कुछ ज़्यादा अजीब सा एडवेंचर। एवरीबडी इज फीलिंग, सब लोग यही फील कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंट है इंसिडेंट्स में? Incidents? क्या डिफरेंट है? क्या incidents? Stunts या incidents? स्टंट्स जिसके बाद इंसिडेंट्स होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इंसिडेंट्स तो She is asking something specific. See the smile on her face. ये कुछ specific जानना चाहती है जो मुझे नहीं मालूम। हाँ, आप सीधा डायरेक्ट बोलिए। डायरेक्ट लाइन है, आप क्या पूछिए। चोटें लगी, कैसे बहुत लगी, कुछ जगहों पर बताइए। गिरे। अच्छा, और अभी तक आप रिकवर हो गए हैं उससे? नहीं निशान तो हमेशा रहेंगे। स्कार्स ये तो जाएंगे नहीं। निशान जाने भी नहीं चाहिए ना, यादगार होते हैं। अरे क्या बात है स्मिता जी, आपको कहाँ कहाँ निशान लगे, दिखाई तो जरा। बहुत सारे। बताइए कैसे कैसे स्टंट्स थे, किस तरह के स्टंट्स थे? खतरनाक से थे, देखो ना अपने पीछे। हाँ, आपको देख के ऐसा फील आएगा कि बहुत ही कुछ अजीब सा कुछ मतलब यहाँ तो हम बहुत खुश दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ हम बहुत खुश दिख रहे हैं, वहाँ पे मतलब। लेकिन जब हम उधर थे तो बात तो बिल्कुल अलग सी थी। ओके यस। ओके, सो हाउ इज वर्किंग विद अक्षय कुमार? हम उसके साथ काम नहीं कर रहे थे, हम उनके लिए काम कर रहे थे। एज इन लाइक Okay. वी डू नॉट वर्क विद हिम, वी वर्क फॉर हिम। फॉर हिम। Yes. सो हाउ ही, मतलब होस्ट कैसे हैं वो? खतरनाक है भाई। उसमें एक एक्सप्रेशन, उनके दो एक्सप्रेशन होते हैं, थोड़े से सडनली वो बहुत कूल लगने लग जाते हैं, सडनली बहुत डेंजरस एक्सप्रेशन देते हैं। दैट्स करेक्ट। वो एक्चुअली हमें भी आज तक समझ नहीं आया कि कितना वो डराया कब उन्होंने कूल होते हैं और कब Exactly. डेंजरस हो कितना जाते हैं। डराया उन्होंने आपको? डराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें बस तुम उनके पीछे हमेशा स्टंट होता पीछे stunt था, होता उसको देखकर ही हमारी बोले ओ सॉरी उनसे अक्षय जान जी जैसे ही अब हटा, हाँ बस खत्म। डन। सो जस्ट टेल मी सम, किस तरह के पार्टिसिपेंट्स थे आप, सबका कैसे रही देखो ना अपने पीछे Timing and सबके नाम भी tuning? लिखे आप बताइए ना, दिख तो रहा है। क्या है? टाइमिंग और ट्यूनिंग आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए व्यूअर्स को। एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन I- यार, यार व्हाट यू डूइंग यार, ऑल What यार? एक्सप्लेन Priya is कीजिए enjoying सब this. लोग। तो हम बानी आपको बताएंगे कि उनका बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या रहा, आप बताइए कैसे पहले। रहा। चलिए क्यों शुरू हो जाइए। वाह, आपको तो एंकर बनना चाहिए स्मिता जी, वेरी इंप्रेसिव।
स्मिता जी मेरी बहुत ही अच्छी सपोर्ट थी उधर। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि शो के बाद आफ्टर शूट गॉट ओवर 5-6 बजे जब रैप हो जाता था दिन के लिए, तो ये मेरी गाड़ी के अंदर बैठती थी, हम दोनों सेम कार टू द होटल, लंबी लंबी ड्राइव होती थी सफ़र सा। एंड स्मिता जी मुझे दिल खोल कर बात करती थी अबाउट हर शो एंड अबाउट हर कैरेक्टर ऑन द शो, जो उसे अभी तक समझा नहीं है। यस, the epitome of goodness. तो इन्होंने मुझे बहुत सिखाया about the values that an Indian बहू has to have to be accepted by her सास, ये सब मुझे सिखाती थी। हाँ। तो मैंने सोचा ये तो मुझे जानती नहीं है, तो चलो मैं सुन लेती हूँ उनकी बातें। Why not? She is older than me. She knows what she is talking about. Let me just take this opportunity to learn from her. And I learned a lot. She taught me a lot of things. 3 चीजें तो उन्होंने मुझे 3 सवाल करूंगी इनसे। 3 चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। एक अच्छी बहू कैसे बनने का मैं बताती हूँ। एक, अपने कानों बंद रखो, हाँ, कान को बंद रखो, मुंह बंद रखो, कुछ कभी बोलना मत, आई मीन बैक टू योर सास, और नजर नीचे हमेशा। करेक्ट, थैंक यू, यू लर्नड वेल। शादी कौन करेगा मुझसे अब? Just kidding. नहीं, just kidding. So I made her very proud. Yes, I'm very happy. मेरी सिखाई हुई हर चीज बानी ने बहुत अच्छे से सीखी है। I'm proud of you, बानी. Thank you so much. I think this is your first reality show. Almost, right? yeah. How is it different from working from movies or serials or? एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि शूटिंग पे मेरे पास रिटन स्क्रिप्ट होती है, मुझे डायलॉग्स दे दिए जाते हैं, मुझे बोल देने होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि There are no dialogues. there are no dialogues, there is no script. मेरे को सीन पता नहीं है क्या होने वाला है, उधर क्या होता है हमें सीन पता होता है डायरेक्ट। So I think let's attend a call. Call. Very good, स्मिता जी। अरे उसका रिएक्शन ऐसा हो गया, मत बोलो चुप हो जाओ। अक्षय कुमार। कौन बोल रहे हैं? हेलो। जब आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। हेलो। आपने बोलना बंद कर दिया। हेलो। हाँ, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, मुझे स्मिता से बात करनी है। ओह स्मिता जी, बोलिए। कि आपने ये शो किसके लिए किया? मैंने किसके लिए ये शो किया? मैंने ये शो किया एक्चुअली क्योंकि मेरी बेटी का ये फेवरेट शो है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि अगर आप पूछे किसके लिए किया, तो मैंने अपनी बेटी के लिए किया। आप कितना प्रूव कर पाई अपने आप को? ये तो आप लोग देखिए और बताइए कि मैं प्रूव कर भी पाई या नहीं। बेटी आपकी जब ये शो देखेगी तो उसे कैसा लगेगा? मेरी बेटी क्या है ना, माँ तो माँ होती है, चाहे कैसी भी हो, प्यार तो मुझी से करेगी, चाहे मैं कुछ भी करके आ जाऊँ, मैं खून भी करके आऊँगी तो वो मेरी बेटी रहेगी, तो इसलिए मुझे उस टेंशन नहीं है उस बात की। ओके। बानी, आप ये बताओ आगे के लिए क्या सोचा है? मैंने क्या आगे के लिए सब मुझे ये सवाल क्यों पूछते रहते हैं, आगे के लिए क्या सोचा है, मतलब आप किस हिसाब में पूछना चाह रहे हैं? रोडीज और खतरे खिलाड़ी, अब उससे आगे क्या? अब शो बनाना पड़ेगा। अब शो बनाना पड़ेगा शायद। आई थिंक कि मैं स्मिता जी के साथ एक शो बनाना चाहूँगी कलर्स पर, ट्रेनिंग फॉर बहूज इन द मेकिंग, ओके, क्योंकि वो तो बहुत जानती है इन चीज़ों के बारे में, और मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत मजाक उड़ाती हूँ इन वेरी गुड सेंस। मुझे लगता है सब कंटेस्टेंट्स आएंगे, तो मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत लड़कियां हैं इस देश में जिनको अच्छी बहू बनना चाहिए। यस, और उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। Oh my What? God. पॉइंट किया गया उन्होंने कि आप जब एक्सप्रेशन देते हैं आपके हाथ बहुत चलते हैं। हमेशा मैं वीजे हूँ, एंकर हूँ, वी आर सपोज्ड टू बी कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, एक्सप्रेसिंग हाउ वी फील, ताकि यू अंडरस्टैंड। ओके बाय। ओके बाय। So मेरा शो कार्ड इतना अच्छा था, कुछ बोला भी नहीं। about the VJ. Madam. हाँ जी, VJ. क्या VJ? So what is the difference being a VJ and being in a reality show? ओके, एक्सप्रेशंस कुछ और हैं। प्लीज डोंट, दिल पे मत ले। अच्छा, वीजे सी फॉर मोस्ट इट डिपेंड्स, क्योंकि हर वीजे अलग होता है। देयर आर सम वीजेस जो अपने वीजेनेस को एक किरदार मानते हैं एंड देन दे परफॉर्म, लेकिन मेरा तो कोई किरदार नहीं है। आई एम जस्ट द वे आई एम लाइक दिस ऑन अ रियलिटी शो, आई एम लाइक दिस व्हेन आई एम वीजिंग आल्सो, व्हिच आई थिंक इज द बेस्ट वे टू बी, व्हिच इज 100% नेचुरल, क्योंकि ऑडियंस को पता लग जाता है व्हेन यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग यू आर नॉट। Okay. You know what I mean? So you are exactly the way you are in this show or as a VJ? मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मैं वीजे हूँ तब भी मैं ही हूँ, और जब मैं रियलिटी शो पर कंटेस्टेंट हूँ तब भी मैं ही हूँ। I think ये क्वेश्चन ज़्यादा इनको सूट करता है। What exactly you say? I think this is quite difficult for you. नहीं, मैं तो Because your image is something else. very different. So
जब मैं सीरियल की शूटिंग करती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उस किरदार में पूरी तरह से ढलना पड़ता है, तभी परफॉर्मेंस आ पाती है और अपने कन्विंसिंगली मैं ऑडियंस को बता पाती हूँ कि मैं इतने बड़े बच्चों की माँ हूँ और कन्विंसिंगली ये दिखा पाती हूँ कि मैं सासू माँ हूँ। तो अगर मैं उस कैरेक्टर में अच्छी तरह से डूबूंगी नहीं तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊंगी। और अस्मिता, अगर मैं उस कैरेक्टर में डूबी रहूँगी तो मेरे घर वाले मुझे छोड़कर चले जाएंगे कि ये तो बहुत बड़ी हो गई हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, इनको छोड़ दिया जाए। तो इसलिए मैं रियल लाइफ वही हूँ जो मैं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कोई किरदार निभाने का ना मौका है, ना टाइम है, ना सोचने का कोई स्कोप है। उधर सिर्फ एक चीज़ आपके सामने है और उसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है। True that. क्या क्या फियर्स है आपके, कुछ ओवरकम हुआ है, कुछ फर्क पड़ा है ये शो करने के बाद आपको? मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा डर था और कर लिया, अब तो मेरा डर निकल गया? नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा डर पानी से था। मैंने पानी के स्टंट्स किए भी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि डर निकल गया। डर अभी भी है, शायद कम हो गया होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि पानी को देख के मैं कह रही नहीं मैं तो पानी में कूदूंगी ही नहीं। हाँ, अब पानी को देख के मैं आई विल बी ओके। You give a quite tough look. आपका क्या है? मैं किसी से डरती नहीं हूँ। Okay, अफसोस की किसी से बात नहीं है। डरते आप? सच्ची। Okay, और इसमें भी कुछ nothing happened. आपको शो देखना पड़ेगा। कुछ बताइए, बिकॉज व्यूअर्स को जानना है इनके साथ क्या क्या हुआ बिफोर इन द शो देखने से पहले। या मैं क्या बताऊँ, आप मुझे बताइए आपका किस चीज़ से डर है? मुझे बहुत चीज़ों से डर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस शो इज ऑल अबाउट यू। अरे लेकिन डर तो इंसान के डर के बारे में है, ओवरकमिंग पानी से फियर। डर है। अरे सेम टू सेम। वाटर, same, same. हाइट्स हाइट से डर है, आग से डर है, पानी से Reptiles. थोड़ा डर है। माय गुडनेस। तो इमेजिन कि अगर आपको एक बड़े से समुंदर में डुबा दिया जाता है, फिर आपको निकाला जाता है और फिर आपको एक बड़े से जैसे कॉफिन में लटाया जाता है और उसके अंदर आपके ऊपर सांप डालते हैं, स्कॉर्पियंस डालते हैं, बिच्छू, वो सब करके, एंड देन यू हैव टू स्टे देयर अंटिल योर पार्टनर सेव्स यू। आप तो पता नहीं फ्रीक आउट हो जाएंगे बिल्कुल, है ना? सोचो। सो यू हैव टू, ऐसे सिचुएशंस में we've actually survived those situations. Yeah. Imagine, मेरे को बोलने में यकीन नहीं होता, we survived those situations. It was ridiculous. Okay, so I'll ask you something. Okay, but Pallavi, different from if you this must. show. Yes. So you are from different background, right? Not from filmy background or something like that. You came into Rhodes and then you came into this show. Yeah. So how was your, कैसी रही है traveling? ट्रैवलिंग हमारी बिजनेस क्लास के टिकट से तो काफ़ी अच्छा रहा था हमारा सफ़र, एंड एमरेट्स की एयरलाइन थी तो इट वाज इवन बेटर। आई गॉट लॉट्स ऑफ माइल्स। मुझे तो फ्लाइट बहुत ही मज़ा आया। आई कुडंट बिलीव इट, वी वर लाइक बिजनेस क्लास, तो वाओ, इट्स अमेजिंग, वेरी कंफर्टेबल फ्लाइट। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज, बहुत सारा फिश बहुत सर्व करी उन्होंने, बहुत मज़ा आया। उसके अलावा How was your journey? कौन सा जर्नी? पीछे वीजे, बन चुके हो आप। Yes. रोडिस से शुरुआत की है, Yes. नाउ कमिंग इन अ रियलिटी शो, इतना सब कुछ किया। रोडीज भी रियलिटी शो ही है। हाँ, whatever. आंसर दीजिए इसका। सो स्मिता जी, आप बताइए आपका जर्नी कैसा रहा मेरा है? तो जर्नी चल ही रहा है कब से। चल ही रहा है? अभी तक जर्नी में ही हूँ। I'm on my way. Why no one's calling us? What's the number? Give the number again. No? Number again. Number कौन देगा? The number is flashing on the screen. Please Yeah, call us. number is flashing on the screen 5051-246. Please call कीजिए. So, hello. हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा प्रश्न बालू जी से है। जी बोलो जी, what's up? बालू जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अक्षय कुमार फ्लैट के लिए जाने जाते हैं, तो क्या प्रोग्राम में कभी आपके साथ तय करने की कोशिश करी उन्होंने? फ्लर्ट फ्लर्ट। पूरा सवाल तो मैंने सुना नहीं, पर मैंने सुना कि अक्षय कुमार आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। आपको मालूम है कि शो का नाम खतरों के खिलाड़ी टॉर्चर है, राइट? तो टॉर्चर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नहीं, जैसे अक्षय कुमार को जान के वो भी इस टाइप में जानी जाती है, तो कोई ऐसा कोई अक्षय कुमार इस चीज़ को जाने जाते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा है क्या? वो ये जानना चाह रहे हैं जो उनकी इमेज शायद। ओ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी इमेज ऑल्सो एक खिलाड़ी की होती है। ही इज़ एन एक्शन हीरो इन आवर इंडस्ट्री एंड दैट्स व्हाई ही इज़ अ होस्ट ऑफ द शो। तो उन्होंने वही किरदार अपनाकर निभाया, एंड हम तो उधर ये सब चीज़ों के लिए नहीं थे। वी वर देयर टू परफॉर्म। सॉरी। ओके देन, थैंक्स फॉर प्लीज आप लिसनिंग। कंटिन्यू कीजिए अपना आंसर, वो कॉल एटलीस्ट अगेन। टीवी पे देख रहे होंगे इस टाइम। कंटिन्यू कीजिए अपना। तो बेसिकली हम तो उधर सिर्फ अपने स्टंट्स परफॉर्म करने गए थे, टू टेस्ट आवरसेल्व्स, चैलेंज आवरसेल्व्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। बहुत मजा आया। So tell me more about the show. What do you want to
viewers को क्या कहना चाहेंगे regarding this show? This show is going to start. The show is starting on the 3rd of June, which is this Friday and Saturday. ठीक no. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो करियर टॉक में और मैं हूँ आपकी होस्ट पल्लवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सक्सेना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आज हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम के बारे में। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज द होप्स ऑफ आर्ट सब्जेक्ट। सो हम पहले तो ये जानेंगे व्हाट इज आर्ट्स एग्जैक्टली ऑल अबाउट। सो प्लीज़ हमें बताइए व्हाट इज आर्ट्स एग्जैक्टली, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आर्ट्स को अगर हम लेकर के चलते हैं तो इट इंक्लूड्स फाइन आर्ट्स, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़। फाइन आर्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो स्कल्पचर है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, या अगर आजकल के कंसर्न में अगर बात करते हैं तो एनिमेशन है या वेब डिज़ाइनिंग है या दूसरे और कोर्सेज हैं जो कि मल्टीमीडिया से रिलेटेड हैं। दे ऑल आर फ्रॉम रिलेटेड विद द फाइन आर्ट्स। और अगर हम बेसिकली जो ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो आ जाती हैं, लिटरेचर जितने भी आ जाते हैं वो आ जाते हैं इसमें, चाहे वो उर्दू का हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो या और कोई लैंग्वेज हो, या फॉरेन लैंग्वेज को भी हम इसमें ह्यूमैनिटीज़ में ही लेते हैं। और थर्ड पार्ट इसका आता है, मेन जो पार्ट होता है दैट इज़ अ सोशल साइंस पार्ट। सोशल साइंस में हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, सिविक्स भी आती है, या पॉलिटिकल साइंसेस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ़िलासफ़ी, ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं या सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें सोशल साइंसेस में आते हैं। सो आर्ट्स का अगर फील्ड देखें तो इसमें बहुत वास्ट फील्ड है और अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है। जी जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 10th हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग +2 के बाद ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें आर्ट्स लेना है, और कुछ को 10th के बाद ये डिसाइड करना पड़ता है आर्ट्स लेना है। आर्ट्स लेना कब चाहिए? देखिए, अगर हम सब्जेक्ट को चूज़ करने की बात आती है, स्ट्रीम को चूज़ करने की बात आती है, वो 10th के बाद ही होती है। 11th ऑनवर्ड्स बच्चा जो है वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स में से कोई भी स्ट्रीम चुनता है। अगर अब कुछ एक बोर्ड्स ऐसे हैं जैसे इंटरनेशनल बोर्ड है या फिर और दूसरे ICSE बोर्ड्स हैं, उनमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि वो अपने कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो आर्ट में से ले सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है साइंस में से भी ले सकते हैं, और इस तरह का एक कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो वो आर्ट, साइंस या कॉमर्स के स्ट्रीम्स में ही उनको चूज़ करना पड़ता है। तो बेटर इट इज़ कि अगर वो 10th के बाद ही अपने सब्जेक्ट्स को चुन ले कि मेरे को आर्ट में कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना है। So it means the right way is to select the art subject. जी हाँ, बिल्कुल। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको +1 +2 में ये किया है, बिल्कुल। you are choosing. I think इससे आपके 2 years का एक तरह से नुकसान ही माना जाता है कि आपने 2 years किसी और। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स मोर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिफरेंट स्ट्रीम्स, के वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो आर्ट्स नहीं लेकर के साइंस को ही ऑप्ट करे। और आजकल कुछ बच्चे जो हैं पेरेंट्स के दबाव में आकर के कॉमर्स भी टेकअप करते हैं। लेकिन ये ऐसे बच्चे जो कि जिनका एप्टीट्यूड आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस की तरफ नहीं होता, और वो बाद में आगे जा कर के 12th के बाद ये देखते हैं कि जब उनसे साइंस या कॉमर्स बिल्कुल ही नहीं चल पा रही है, तब वो अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करने की बात सोचते हैं। आपने भी बात की एप्टीट्यूड की। जी। ये जो एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर आई डोंट थिंक जो थोड़े से लो मिडिल क्लास हैं या वो हैं जिनका एक क्राइटेरिया सेट है, हमने अपने बच्चे को बस ये बनाना है, ये है, आई थिंक उनको ये एप्टीट्यूड समझ नहीं आता क्या है। प्लीज़ एप्टीट्यूड एग्जैक्टली में क्या है एक बच्चे का, प्लीज़ व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो एप्टीट्यूड है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। रादर ये पेरेंट्स जो हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो अपने बच्चे का एप्टीट्यूड समझें कि उसका एप्टीट्यूड या उसकी अभिरुचि जिसको हम कहते हैं वो किस और है। अगर वो बच्चा क्रिएटिव है, अगर उसमें क्रिएटिविटी है, संरचनात्मकता है, सृजनात्मकता है, तो उसको ऐसे फील्ड्स लेने चाहिए जिसमें कि फाइन आर्ट्स जैसा इसमें आ जाता है, स्कल्पचर है या डिज़ाइनिंग का फील्ड है या इसमें कोई वेब डिज़ाइनिंग है या एनिमेशन है, इस तरह के फील्ड्स उसमें जाने चाहिए। एप्टीट्यूड से एग्जैक्टली उसकी अभिरुचि जिसको हम कहते हैं उससे पता चलता है कि वो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इंजीनियरिंग में जाए ही। अगर बच्चे का इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड नहीं है और फिर भी हम उसको भेज देते हैं तो मेहनत करके वो IIT भी क्रैक कर सकता है, AIEEE भी क्रैक कर सकता है, लेकिन उसका एप्टीट्यूड नहीं होने की वजह से वो एक सफल इंजीनियर बनने में नाकामयाब रहता है। सो एप्टीट्यूड जो है वो डिसाइड करता है कि उसका फेट आगे क्या होगा। और अगर एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर बच्चे का एप्टीट्यूड है आर्ट्स की तरफ तो उसको उस तरफ ही भेजना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको फोर्स करें कि वो इंजीनियरिंग या मेडिकल साइड में या कॉमर्स के जो फाइनेंस जो हैं उसमें भी जाए वो। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी पेरेंट्स को एप्टीट्यूड के बारे में। आर्ट्स है एक, आर्ट्स के लिए जो आज के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स देखा जाता है। जब भी वो आपको
आपसे सपोज किसी ने किसी पूछा आपने क्या लिया हुआ है, जैसे हमने आर्ट्स ली हुई है, जैसे इन अ वेरी लो वॉइस की इन फ्रंट ऑफ अ स्टूडेंट जो मेडिकल और नॉन मेडिकल कहते हैं, जैसे आर्ट्स लिए, आर्ट्स को इतना लो क्यों माना जाता है, स्पेशली इन आवर कंट्री की आर्ट्स है, अच्छा आर्ट्स की है, पक्का वो एग्जाम वीक नहीं कर पाया होगा, वो नहीं कर पाया होगा, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? वेरी वेल सेड कि जब 10th क्लास में अगर बच्चे के 80% एंड अबव आते हैं तो उसको कह दिया जाता है तुम साइंस मैथ्स ले लो, यू आर गुड फॉर द साइंस मैथ्स। और अगर उसमें अगर 80% से बिलो रहते हैं तो उसको कहता है कि या तो तुम बायो ले लो या फिर कॉमर्स की तरफ आ जाओ। बट खुदा ना खास्ता अगर 50% से बिलो मार्क्स रह जाते हैं बच्चे के तो उसको कह दिया जाता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग एंड यू शुड गो फॉर द आर्ट्स। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है ये, बिल्कुल गलत। मैं इसको बहुत ही गलत कंसेप्ट मानता हूँ, क्योंकि जो मार्क्स जो हैं वो बच्चे के कैलिबर को नहीं शो करते, वो बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी को शो नहीं करते, वो केवल इस बात को शो करते हैं कि बच्चे के सामने जब पेपर आया तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो उसको याद हैं या नहीं है। इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ सच सिंपल मेमोरी। सो केवल उसके आधार पर हम अगर किसी बच्चे के लिए ये डिसाइड करते हैं कि उसको आर्ट्स में जाना चाहिए या कॉमर्स में जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आर्ट्स के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को बिल्कुल भी हीन नहीं समझें। आप खुद सोच करके देखिए कि इंजीनियरिंग करने वाला एक बच्चा अगर आईएएस के लिए ट्राई करता है तो वो कौन से सब्जेक्ट्स लेता है। अगर ज्योग्राफी में अगर आप जानना चाहें, अगर आप जो मिनरल्स जो हमारे अर्थ में से निकलते हैं अगर उसमें अगर हम जाना चाहें, जियोलॉजी की तरफ अगर हम जाना चाहें तो कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी फैकल्टी, कौन से स्ट्रीम आपको लेकर के जाती है। थिंक फॉर अ वाइल। आज के टाइम में इतने जो स्टूडेंट्स जो हैं जो कि एनजीओज़ को ज्वाइन करते हैं, जो डिफरेंट एनजीओज़ को ज्वाइन करते हैं, एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, वो किस फील्ड से आते हैं ज़रा सा आप उठा करके देखिए। सो यू शुड नॉट नीड टू गो फॉर एनी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एट ऑल। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मेंटल एबिलिटी एंड बिल्कुल एंड द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ। जी हाँ, जब तक आपकी खुद की एक इच्छा नहीं हो तब तक आप किसी भी स्ट्रीम को किसी भी दबाव में आकर के मत चुनिए। और ये मत सोचिए कि अगर आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए हैं, ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप गए हैं या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स आपने चुने हैं तो आप किन्हीं और दूसरों से कहीं कमज़ोर हैं। बिल्कुल गलत है ये सोचना। ये जो एक फील्ड बोली जाती है आईएएस आईपीएस, मोस्टली ये जो ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इसमें निकलते हैं। सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी ये समझना चाहिए कि जो आर्ट्स लिया है सो डोंट वरी अबाउट दिस, इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर यू टू ऑप्ट अ वेरी गुड करियर। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्ट्स में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ लेके जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स इज़ अ टोटली प्रोफेशनल कोर्स और इकोनॉमिक्स इज़ अ प्योर सब्जेक्ट ऑफ योर सोशल साइंस एंड द आर्ट्स साइड। अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो MBE मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या बैंकिंग सर्विसेज या कॉरपोरेट सेक्टर या इकोनॉमिक्स के बेसिस पर MBA करना, ये सारे के सारे केवल तभी पॉसिबल हो पाते हैं जब आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हो। और इकोनॉमिक्स जैसा मैंने पहले भी बताया कि इट्स अ फील्ड ऑफ आर्ट्स, तो इसमें अगर इकोनॉमिक्स बच्चा लेता है तो बहुत कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकता है। न केवल आपके इसमें MBE कर सकता है बल्कि CFP कर सकता है, CFA कर सकता है, MFC कर सकता है, MIB कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इकोनॉमिक्स लेने के बाद बच्चा जो है वो आगे जा कर के टेकअप कर सकता है। आपने अभी हम कॉलेजेस के यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, सब कॉलेजेस आर्ट्स को इतनी एग्जैक्ट वेटेज क्यों नहीं देते? नहीं, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी या राजस्थान की और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को हम छोड़ें, अगर हम थोड़ा सा निकल करके दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दिल्ली में आप ये देखिए कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, SRCC को अगर हम लें, LSR लें या मिरांडा लें या सेंट स्टीफेंस लें, हिंदू लें, हंसराज लें, लाला कॉलेज चेन्नई लें, फर्ग्यूसन्स पुणे लें, इस तरह के जितने भी कॉलेजेस हैं, जेवियर्स मुंबई है, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता है, ये सारे कॉलेजेस जो हैं इन सब में आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ फिगर जो है वो 96 पे आकर के ख़त्म हो जाती है। नाउ हाउ यू कैन से कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास जो है परसेंटेज नहीं आती या आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं किसी से कम पढ़ते हैं। जी, आपने भी कट ऑफ की बात की, हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिजल्ट्स आते हैं, आने के बाद एक बहुत सा डर सा आ जाता है स्टूडेंट को, बल्कि रिलैक्स होना चाहिए। जिसके 70% आए, 75% आया, उसको अपने मनपसंद कॉलेज मिलना चाहिए। क्या रीज़न क्या है कि हर कॉलेज की इतनी कट ऑफ है और एक बच्चे को ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? और आर्ट्स में भी अब तो देखा जा रहा है उन सब्जेक्ट्स में भी उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। ये कट ऑफ से कैसे
स्टूडेंट्स देखिए, कट ऑफ से स्टूडेंट्स नहीं बच सकते क्योंकि यहाँ पर तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज़ देयर, क्योंकि जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे डेफिनेटली उसको आगे जा करके अच्छा कोर्स उसके मुताबिक मन मुताबिक जो है वो मिल जाएगा। इसलिए कट ऑफ से अगर बच्चा कोई भागना चाहता है तो वो नहीं भाग सकता, चाह करके भी नहीं भाग सकता। उसको अपनी परसेंटेज अपने आप को इतना साउंड करना पड़ेगा कि वो परसेंटेज अच्छी लेकर के आए और आगे बढ़ सके अपनी परसेंटेज के बेसिस पर। क्योंकि जब तक एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि अभी आजकल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि इसको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होना चाहिए जिसके बेसिस पर स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकें, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम के हों, कॉमर्स के हों या साइंस के हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। अगर वो एक कॉमन एंट्रेंस स्कीम लेकर के चलते हैं तो वो उसमें सभी जो हैं वो एक बराबर आ जाएंगे और फिर जो उनमें अच्छा करेगा उसको ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा। जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ देयर आर सर्टेन पीपल जो आर्ट्स लिया हुआ है, सिर्फ आर्ट्स लिया है इसलिए ले लेते हैं और साथ में दे आर डूइंग देयर जॉब्स एंड ऑल दैट स्टफ, दे वो सिर्फ आर्ट्स शायद सर्टिफिकेट लेने के लिए ले लेते हैं। जी। सो What do you want to say about? जैसा भी आपने कहा कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको जस्ट फॉर सर्टिफिकेट कोर्स लेकर के चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम साथ में लेकर के और फिर उसके बाद अगर कोई जॉब कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में पास होना शायद आसान होता है, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट में मार्क्स लाना बेहद मुश्किल होता है। साइंस में आपका पास होना मुश्किल होता है, लेकिन साइंस में नंबर लाना बहुत आसान होता है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट इसको ये लेकर के चलता है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब्जेक्ट्स में अगर ये मान करके चलता है कि वो बहुत आसानी से पास हो जाएगा, आई डू एग्री विद दैम कि पास हो सकते हैं। वो शायद 1 वीक सीरीज़ या 1 मंथ सीरीज़ पढ़ करके पास हो सकते हैं, लेकिन ऐसे पास होने से उनका क्या फ़ायदा होगा जिससे कि आगे जा करके उनको इसके बेसिस पर जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स अगर अच्छी परसेंटेज लेकर के आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं, नॉलेज लेकर के चलते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम नॉलेज बेस्ड होगा, आपके डिग्री बेस्ड नहीं होगा। जी, आपने अभी कुछ सब्जेक्ट्स की बात की, हम सब्जेक्ट्स पे आते हैं आर्ट्स के। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ये बोला जाता है एंड ठीक है ले ली गई है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। 25 इयर्स बैक इन सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी जी, और आज इनकी वैल्यू डू यू थिंक इज एज सेम एज इट वाज? अगर परोक्ष रूप में हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू को हम कम पाएंगे, लेकिन अगर इनफैक्ट अगर डायरेक्टली अगर हम देखेंगे इसको तो दे आर वैल्यूएबल टिल टू डेट। हिस्ट्री को अगर हम उठा करके देखते हैं, हु सेज कि हिस्ट्री इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट। आप इसमें जा करके आर्चिवल साइंस का कोर्स करिए, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो क्यूरेटर के फॉर्म में जाइए आप, अगर इसमें जाना चाहते हैं आप तो म्यूजियोलॉजी जो एक इसका बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है उसको आप टेकअप करें। इन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं, दे आर टोटली प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की या पॉलिटिकल साइंस की, इन तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर के अगर हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनजीओज़ को ज्वाइन करते हैं, बिगेस्ट एनजीओ इज़ द यूएनओ, अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो विदाउट मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर वी कैन नॉट ज्वाइन, विदाउट टेकिंग अप मैथ्स MA इन एंथ्रोपोलॉजी या विदाउट टेकिंग MA इन सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन नॉट ज्वाइन द एनजीओज़। और इस एनजीओ को ज्वाइन करने के लिए इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा टेकअप करना बेहद ज़रूरी है। जी ठीक है, हम यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं आपसे कि टीचर्स जो प्रोफेसर्स होते हैं आज के, वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं आज के स्टूडेंट्स के साथ ही कि आर्ट्स लिया है, इट्स लाइक कुछ पर्टिकुलर ही क्लास में ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और टीचर्स को भी पता है आर्ट्स का स्टूडेंट है तो नहीं, जो प्रोफेसर्स हैं जो कि फाइन आर्ट्स या आर्ट्स या सोशल साइंसेस से मुखातिब हैं, उनके लिए तो चाहे वो स्टूडेंट्स कैसे भी हों उनके लिए वो बहुत वैल्यूएबल हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी और दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर्स की, वो हो सकता है कि वो उसको थोड़ी सी हेय दृष्टि से देखते हों, थोड़ा सा उनमें ये कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स में रह करते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि अगर आर्ट्स का स्टूडेंट चाहे और वो अपने आप को प्रूव करता है तो वो उनसे कहीं बेहतर है जो कि बाकी और सब्जेक्ट्स में लेकर के चलते हैं। कहा जाता था कि आर्ट्स लिया है जो स्पोर्ट्समैन हैं वो आर्ट्स बहुत ज़्यादा लेते थे और बेसिकली गर्ल्स आर्ट्स बहुत ज़्यादा लेती थी। आई थिंक क्या ये अभी भी ऐसे ही चलता है कि स्पोर्ट्समैन है नहीं, अब बच्चों का रुख जो है बहुत चेंज हो गया है। वो टोटली
अपने उसको लेकर के आगे चलते हैं कि हमारा एम क्या है, वो फोकस्ड होकर के आगे चलते हैं। आर्ट्स में भी जो बच्चे आ रहे हैं आजकल, वो आते ही सबसे पहले ये पूछते हैं कि सर मैं आईएएस को कम्पीट करना चाहता हूँ, मैं आरएएस कम्पीट करना चाहता हूँ, या मैं और दूसरी लाइंस में जाना चाहता हूँ। इन लाइंस के लिए पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट्स मेरे लिए अच्छे होंगे। सो आई थिंक विजन थोड़ा सा चेंज बहुत चेंज हुआ है विजन। पेरेंट्स का भी, आप प्लीज पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। पेरेंट्स के लिए मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि बच्चों से ज़्यादा काउंसलिंग की पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स को काउंसलिंग की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में उनके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। वो केवल ये मान करके चलते हैं कि आर्ट्स में कोई ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें कि वो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा जबकि बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो थोड़ी सी अपनी नज़र उठा करके देखें तो उनको आसपास बहुत सारे ऐसे फील्ड्स मिल जाएंगे जिसमें आर्ट्स सब्जेक्ट्स लेकर के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जी, एंड समथिंग अबाउट स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल, के एग्जाम शायद आज जी हाँ, आज 10th का रिजल्ट आ रहा है उसमें सीबीएसई का, तो उसके लिए भी मैं इन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं समझें। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप उसको इवेल्यूएट इस तरह से करने की कोशिश करें कि मेरे किस वजह से मार्क्स कम रहे हैं। उसमें ये कदापि नहीं सोचें कि मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हुई है। परफॉर्मेंस किसी की भी ख़राब नहीं होती है, किसी का भी ब्रेन फर्टाइल अबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज नहीं होता। केवल अंतर इसमें आ जाता है कि कुछ अपने ब्रेन को यूज़ करना जानते हैं और कुछ उसको यूज़ करना नहीं जानते या यूज़ करना नहीं चाहते। इन तीनों कैटेगरीज़ में से आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे कैसे आगे बढ़ना है। बस यही आप अपने मन में रखें कि जिस भी फील्ड में जाएँ आप को एक्सेल करना है, वहाँ पर अपने आप को शो करना है, अपने आप को प्रूव करना है। अगर आप मार्केट में आते हैं देन यू हैव टू सेल योर आइडियाज़, यू हैव टू सेल योर सेल्फ। इस चीज़ को आप आगे लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी में आपको कभी भी हताशा नहीं मिलेगी। Thank you so much for such a calculative and quantitative information regarding the arts stream. Thank you so much for being with us. So friends, आज हमें जो आर्ट्स के टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, जिनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आफ्टर 10th और आफ्टर 12th, प्लीज़ अब आपकी कन्फ्यूजन्स काफ़ी दूर हो गए होंगे और जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कन्वर्टेड इनटू अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड आई थिंक आपका फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा इफ़ यू गोना चूज आर्ट स्ट्रीम। सो दिस इज ऑल अबाउट करियर टॉक दिस वीक। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी, आपकी होस्ट। आज हम बात करेंगे तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। यूँ तो 365 दिन साल के इस विषय के बारे में होने चाहिए क्योंकि ये बहुत एक ग्रोइंग प्रॉब्लम बनती जा रही है, फिर भी आज तंबाकू निषेध दिवस है। मैं इस बारे में बात करूंगी डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, अब हमें सबसे पहले ये बताइए कि आखिर तंबाकू निषेध दिवस जो हम मनाते हैं, इसे मनाने का मकसद क्या है एग्जैक्टली? हाँ, सबसे पहले तो जो तंबाकू निषेध दिवस हम मनाते हैं आज के दिन, इसके पीछे मकसद यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि तंबाकू से क्या क्या नुकसान है, तंबाकू से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और यदि कोई इसके चंगुल में फंसा हुआ है तो उसको कैसे निकाला जाए। मोटे तौर पे तंबाकू चाहे किसी भी फॉर्म में यूज़ किया जाए, चाहे स्मोकिंग में यूज़ किया जाए या चूइंग में यूज़ किया जाए, तंबाकू से कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं और लोग बाग इससे अवेयर नहीं हैं। ये सिर्फ भारत की या किसी एक पर्टिकुलर देश की समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। लोग बाग, एजुकेटेड लोग बाग भी इससे होने वाली बीमारियां, इससे होने वाले नुकसान के बावजूद भी कई बार इग्नोर करते हैं। तो मेन मोटो WHO ने एक दिन चुना है जिस दिन हम सब लोग तंबाकू से होने वाले बीमारियां या तंबाकू से होने वाले नुकसान के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं, जिससे उनके शरीर पे कोई नुकसान ना रहे। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता है कि इससे नुकसान होता है, क्या क्या नुकसान होता है ये लोगों को भी पता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक बार अवेयर करवाएं कि आखिर इससे नुकसान क्या क्या है। हाँ, तंबाकू वैसे सभी प्रकार की बीमारियों में अगर कोई एक पेशेंट है जो नॉन स्मोकर है या नॉन टोबैको चूअर है और दूसरा पेशेंट अगर स्मोकर है या टोबैको चूअर है, तो उसके अंदर सभी तरह की बीमारियां ज़्यादा एग्रेवेट होती हैं। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है मुख का कैंसर। ये तंबाकू चबाने वाले जो लोग गुटखा या जर्दा ये लोग खाते हैं, इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है।
इसके अलावा स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स जितने भी हैं उनके अंदर लंग कैंसर होने की संभावना रहती है। लंग कैंसर के अलावा COPD, हार्ट डिजीजेस, उनके लिपिड प्रोफाइल भी चेंज हो जाते हैं। फीमेल्स के अंदर भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। यानी आप ये समझिए कि सभी तरह के अंग, सभी तरह की सिस्टम्स को ये इन्वॉल्व करता है। जी, आपने ये बताया कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो डेफिनेटली ये एक बात है कि बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, अलग अलग तरह के एज ग्रुप अलग अलग तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली कौन सा एज ग्रुप है जो टोबैको से रिलेट करता है बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, क्योंकि जितने भी लोग जब टोबैको का सेवन शुरू करते हैं किसी भी फॉर्म में, वो ज़्यादातर यंग एज में शुरू करते हैं। यंग एज में जो यूथ होता है, जब वो अपने कॉलेज लाइफ में एंटर करता है, या जो लोग अपने अपने बिजनेस में या किसी में जो स्टार्ट करते हैं, उस समय होता है। और उस समय होने का कारण सिंपली ये रहता है कि एक तो कुछ देखा देखी हो जाती है, हाई सोसाइटी के अपने आप को थोड़ा सा एक हीरो शो करना है। इज इट मोर अबाउट सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट इन इट? सोसाइटी, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सोसाइटी। सोसाइटी सभी तरह के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ऐसा होता है, परंतु जो एक युवा है, जो यूथ है, वो शुरुआत ऐसे ही करता है। उसको लगता है कि स्मोकिंग करके, वो एक पिक्चर देख के आता है जिसमें हीरो स्मोक कर रहा है, तो उसको लगता है स्मोक करने से हीरो होते हैं, तो वो स्टार्ट ऐसे करता है। कॉलेज में भी है, अगर 10 लोग हैं, उनमें कोई ग्रुप में लीडर है, वो स्मोक करता है, तो वो अपने आप को लीडर समझता है, वो दादा समझता है। तो इस तरह की चीज़ों से ऐसे स्टार्ट होती है। बाकी की एज में तो जब एक बार स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है, तो उस एज में तो फिर उससे नहीं छूटती है। तो मेन जो एज जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है या जो हमारे टारगेट एज ग्रुप है, वो यूथ है। अगर हम इस यूथ को समझा सकें, इस यूथ को अवेयर कर सकें, तो मुझे लगता है आने वाले सालों में हम टोबैको नाम के राक्षस से छुटकारा पा सकेंगे। डेफिनेटली। मैं आपसे पूछती हूँ कि पता है सबको इससे प्रॉब्लम है, टोबैको इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउडेज इन आवर सोसाइटी, फिर भी लोग इसे क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? इसके छोड़ने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग स्मोकिंग क्यों स्टार्ट करते हैं, या स्टार्ट कर दी तो उसके बाद क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले जो लोग स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, तो स्मोक लेने से उसके अंदर एक निश्चित मात्रा में निकोटीन है जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। एंड वो जो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जब म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होकर ब्रेन में पहुंचता है, तो ब्रेन को एक्टिवेट करता है, बिकॉज डोपामीन नामक एक एंजाइम सिक्रीट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम बोलते हैं। ये डोपामीन रिलीज होने से आदमी काम भी महसूस करता है और एनर्जेटिक भी महसूस करता है। तो शुरुआती दिनों में तो जब वो पीता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, परंतु धीरे धीरे जब ये डिपेंडेंस आ जाती है, तो जैसे ही बॉडी में निकोटीन लेवल नीचे होता है, वो आदमी चिड़चिड़ा होने लग जाता है, इरिटेबल होता है, गुस्सा करता है, तो फिर उसको उस समय दोबारा एक टोबैको की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो दोबारा स्मोकिंग करता है। तो साइंटिफिकली तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो निकोटीन की वजह से रिलीज होता है, जो जिससे आदमी की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उस पर इफेक्ट आता है। जी, स्मोकिंग इफेक्ट करती है, टोबैको इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में। ये कहा जाता है कि जो मीन स्मोकर है वो भी हर स्मोकर स्मोकिंग लाइक नहीं करता, बट फिर भी वो एक स्मोकिंग कर रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है, कर रहा है। इज इट मोर अबाउट द कंपनी इन्वॉल्वमेंट इन दिस, और व्हाट एग्जैक्टली इज द मैटर? बिकॉज हमारे अभी व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर इन चीज़ों को लेकर थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होंगे। दे आल्सो वांट टू नो इफ अ एक्सपर्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम व्हाट ही इज एक्जेक्टली सेइंग। हाँ, एग्जैक्टली। एक डिपेंडेंस, जब तक एक लेवल डिपेंडेंस तक नहीं आता, तब तक तो स्मोकिंग छोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो तब तक डोपामीन का इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बट एक लेवल के बाद छोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट उस समय सिंपली आपको अपना एक कमिटमेंट टुवर्ड्स क्विटिंग स्मोकिंग ये रखना पड़ता है, और आपको अपने आत्मविश्वास को थोड़ा मजबूत करना पड़ता है, तभी जाके वो हो पाता है। छोड़ने में दिक्कत सिर्फ इसीलिए आती है, एक बार जब लत लग जाती है, इट्स नथिंग लाइक कंपनी, इट्स अ डिमांड ऑफ अ बॉडी, इट्स अ डिमांड दैट यू नीड दैट पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे आपकी एक्टिविटी इनहिबिट नहीं हो, आपकी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसलिए आप उसको बार बार इसको यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में टू स्टार्ट इट इज़ डेफिनेटली अ कंपनी, टू क्विट इट्स नॉट अ कंपनी। आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे जो ये छोड़ना चाहते हैं, तो क्या इस तरह से भी होता है कि आपको कई बार उनको मेंटली कंसल्ट करना पड़ता है? कि माइंड इन्वॉल्वमेंट आई थिंक इसमें बहुत इन्वॉल्व है, माइंड की इन्वॉल्वमेंट एक स्मोकर के लिए,
सो आपको क्या उनको कंसल्ट करके भी कई केसेस ऐसे आते हैं जो जिनसे आप ये छुड़वा सकते हो ये उनकी हैबिट? इज इट लाइक दैट कि कंसल्टेंसी ज़रूरी है इसमें? डेफिनेटली इस साइकोलॉजिकल फैक्टर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी पेशेंट को अगर आप मेंटली या उसको साइकेट्री लेवल पे उसको आप समझा सकें, उसको साइकोलॉजिकली आप उसको एक सपोर्ट दे सकें, उसको ये समझा सकें कि ये इस आपने जो लिया जो किया है जब तक किया है उसको हम भूल जाएं, और आगे अगर इसको इस मुकाम पे भी छोड़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। अगर ये भी करें तो वो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड लेते हुए अगर हम चलें पेशेंट के लिए, बिकॉज स्मोकिंग को छुड़वाने में या क्विट स्मोकिंग के लिए एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड और साइकोलॉजिकल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल सपोर्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन, डिजीजेस क्या क्या होते हैं इससे? बिकॉज पता है सबको बट स्टिल अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ को हु इज स्टिल इनटू दिस डिजीजेस के बारे में, उनको थोड़ा सा डराना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है, आप सही कहते जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टोबैको चूइंग वाला एंड एक पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स हैं। तो टोबैको चूअर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मुख का जो कैंसर है या आंत का जो कैंसर है या आपके जो फूड पाइप या जिसको हम आहार नली कहते हैं, इसका जो कैंसर है, इसका मेन कारण आप जो टोबैको खाते हैं ये है। क्योंकि जितने ज़्यादा समय तक आप उसको खाते रहेंगे, आपकी मुख की जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ा उनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है और इससे एक विपरीत प्रभाव आता है और वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टोबैको चूअर्स के लिए तो ये है। इसके अतिरिक्त स्मोकर्स के अंदर लंग कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मोकिंग आप लंग्स के अंदर ज़्यादा करते हैं। लंग कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। 95% ऑफ केसेस ऑफ लंग कैंसर आर ड्यू टू स्मोकिंग। इसके बाद अगर हम लेते हैं तो COPD, 95% ऑफ पेशेंट हु आर स्मोकिंग, जो ये कहा जाता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर स्मोकिंग इंडेक्स 10 पैक ईयर्स है, जिसको हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ पैक्स यू हैव स्मोक्ड पर डे इनटू द ईयर्स यू हैव स्मोक्ड, सो दैट इज अ पैक ईयर, 1 पैक ईयर। सो अगर किसी पेशेंट ने 10 पैक ईयर से ज़्यादा स्मोकिंग किया है तो उसके अंदर COPD होने की संभावना 95% हो जाती है। और इसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। एक पेशेंट जो नॉन स्मोकर है और एक पेशेंट जो स्मोकर है, तो स्मोकर के अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके हार्ट अटैक हो जाएंगे एंड 7 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको हार्ट डिजीज़ हो। सो ऑल्दो मीन्स आपका हार्ट है, लंग है, आपके GIT है, आपका नर्वस सिस्टम है, जो मेन 4 सिस्टम है वो सारे के सारे टोबैको से प्रभावित होते हैं। जी, यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेल्स की हमने ज़्यादा डिस्कशन की है, टोबैको इन्वॉल्वमेंट, स्मोकिंग इन्वॉल्वमेंट। आजकल ट्रेंड है फीमेल्स आल्सो आर गेटिंग इनटू दिस, सो आई थिंक फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव इंटरनली देन मेन। सो उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है एंड स्पेशली the female who are pregnant, I think. राइट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अपार्ट फ्रॉम जो जितना मेल्स को नुकसान है, जितने सिस्टम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या GIT या नर्वस सिस्टम, इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो फीमेल्स हैं उनके बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। सबसे ज़्यादा तो आपके जो पेट में बच्चा है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। एक लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है कि आपके बच्चा जो नॉर्मल, जिसका वेट नॉर्मल होना चाहिए, वो बच्चे का एट बर्थ वेट कम होगा तो उसको दूसरे कई तरह के इन्फेक्शन, दूसरे कई तरह की माल नरिशमेंट, दूसरे कई तरह की माल नरिश्ड डिजीजेज वो हो सकती हैं। और इसके अतिरिक्त सर्वाइकल कैंसर होने की भी संभावना डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है ड्यू टू स्मोकिंग। और तीसरी बात, एक छोटा बच्चा जो आपके साथ, क्योंकि वो मदर के साथ सबसे पहले एनकाउंटर होता है, वो बच्चा अगर अपनी मदर को स्मोकिंग करके देखता है तो उसकी साइकोलॉजी डेफिनेटली मदर की साइकोलॉजी से होते हैं। ऑपोजिट पार्टनर या जो बच्चा है बैठा है उसको भी इफेक्ट होता है। व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग? पैसिव स्मोकिंग इज वन इज एक्टिव स्मोकिंग, जो आदमी स्मोक कर रहा है, बट आप एक स्मोकिंग करने वाले के पास बैठते हैं तो वो जो स्मोक करने के बाद जो स्मोक को एक्सेल करता है, एक तो वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जाती है, आप भी उसी वातावरण में सांस ले रहे हैं तो आपको वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में या इनहेलेशन के द्वारा आपके वहाँ जाती है। दूसरा, वो जो आदमी स्मोक करता है उसके एक साइड स्ट्रीम निकलता है, मीन्स वो जलती हुई सिगरेट के अंदर एक साइड स्ट्रीम होता है, वो साइड स्ट्रीम भी उसी वातावरण में प्रभावित हो रही है जिसमें आप सांस ले रहे हैं। तो दिस इज पैसिव स्मोकिंग बिकॉज यू आर नॉट एक्टिवली स्मोकिंग बट
पैसिवली somebody active is smoking, उसकी वजह से आप स्मोक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं और स्मोक कर रहे हैं। एंड पैसिव स्मोक भी काफ़ी खतरनाक है, बिकॉज जो साइड स्ट्रीम है उसके अंदर काफ़ी खतरनाक केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। जी जी जी। सो प्लीज व्यूअर्स, प्लीज बी अवेयर ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको, इट इज़ रियली वेरी डेंजरस। सो यहाँ पे हमने स्मोकिंग की बात की, टोबैको की बात की, अब क्विट करना है, क्विट करना चाहते हैं, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हर्डल्स क्या क्या आते हैं? अब स्मोकिंग छोड़नी है, बहुत तकलीफ आ रही है, कोई आपके पास आ रहा है, कैसे उसको कंसल्ट करते हैं? हाउ टू? सबसे बड़ा तो इसमें डिपेंडेंस है कि डिपेंडेंस जो पेशेंट डिपेंडेंट हो गया है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज की वजह से वो उस चीज़ से रिलैक्स्ड होता है, तो वो सबसे बड़ी हर्डल तो ये रहती है कि लोग आते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं और 2 दिन बाद वापस स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं उनको मेरी ये एडवाइस है, सबसे पहले तो एक कमिटमेंट करें अपने आप से कि आपको छोड़ना है जी। दूसरी बात, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास हो कि मुझे छोड़ना है। ये 2 चीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, आपके आसपास आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, वो अगर आपके घर में फैमिली में कोई पी रहा है और वो छोड़ना चाहता है तो उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट विद सिंपैथेटिक एटीट्यूड वो ज़रूरी है। अब इंडिविजुअल पे अगर आए तो इंडिविजुअल जो छोड़ना चाहता है वो जब छोड़ने की फेज़ में है तब वो तनाव ना करे, गुस्सा ना करे, अपने आप को किसी काम में बिजी रखे, एक ऑल्टरनेट कुछ रख ले, मुंह में थोड़ा सौंफ डाल लिया, कोई च्युइंग गम ले लिया, कोई आंवला खा लिया, इस तरह से वो जो हैबिट है वो थोड़े स्टेजेस हैं। कौन सा फर्स्ट स्टेज होता है कि जिससे अपना के फिर आप सेकंड स्टेज पे पहुंच सकते हो टू लीव स्मोकिंग आई थिंक एंड टोबैको? अब एक आम आदमी है जो नहीं बड़ी दवाइयाँ खा सकता है या कुछ जो भी मेडिसिन आते हैं, फिर भी वो छोड़ना चाहता है, क्या स्टेप्स? वो स्टेप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपका, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका उस लेवल पे होना चाहिए, आप समझिए हिमालय पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड फिर इसके बाद अगर स्ट्रेट अवे नहीं छूटती तो कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं, कुछ निकोटिनिक पैचेस भी आते हैं, कुछ च्युइंगम्स भी आती हैं निकोटीन के अंदर, जो निकोटीन कंटेनर्स होते हैं वो स्ट्रेट अवे इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, उसके अंदर बहुत कम मात्रा में निकोटीन होता है। तो वो एक स्ट्रेट अवे आप जैसे आप 1 पैक रोज़ सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, आपको अगर उन च्युइंगम्स पे लिया जाए तो आपकी डोज 1/10 रह जाती है। धीरे धीरे वो उस टैबलेट की भी मात्रा कम करी जा सकती है। परंतु ये जो टैबलेट वाला वो है, जो मेडिसिन है, ये सब स्पेशलिस्ट या आपके जो फिजिशियन है उसके अंडर गाइडेंस होना चाहिए, अदरवाइज कभी कभी उसमें साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है। निकोटीन पैचेस आजकल आ रहे हैं कि आप एक पैच अपने फोरआर्म पे हम लोग लगा देते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर मात्रा में निकोटीन एक पर्टिकुलर समय के बाद बॉडी में रिलीज हो जाता है, जिससे वो जो एडिक्शन वाला जो है, मतलब ये बेसिकली डी एडिक्शन में काम आती हैं सब चीज़ें। मेरा कहना है इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत कम पड़े, आदमी अपने कॉन्फिडेंस से और अपने कमिटमेंट से ही उसको छोड़ दे तो बहुत अच्छा रहता है। जी आई थिंक इससे काफ़ी नुकसान तो बहुत होते हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइए कि एंटी स्मोकिंग जो कैंपेन है उसमें आपको किसी बहुत बड़े कैंपेन में जाके इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, घर से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कुछ हमारे व्यूअर्स को जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं स्मॉल टिप्स में कुछ बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं इसमें सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहूँगा। हम सबको ये करना चाहिए कि हम सबको क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम में एक सेल्फ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आपके सामने कोई पी रहा है, एक बुजुर्ग आदमी है, उसके सामने कोई बच्चा पी रहा है, अगर वो उसको टोक दे तो 4 जनों के बीच में उसको थोड़ा सा लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरा, आप अपने आसपास स्मोक फ्री एनवायरनमेंट रखें। कोई पी रहा है तो उसको डांटना भी चाहिए, उसको समझाना भी चाहिए, जिससे वो नेक्स्ट टाइम वो करेगा। आप अपने वर्किंग प्लेस में वहाँ कोई पी रहा, आपके कलीग है, आप उसको भी कह सकते हैं। तो ये तो एक सोसाइटी पार्टिसिपेशन हुआ। सोसाइटी पार्टिसिपेशन रादर देन सोसाइटी पार्टिसिपेशन एक हर इंडिविजुअल का सेल्फ पार्टिसिपेशन है। ये सेल्फ पार्टिसिपेशन होगा तो 1-2 करके हम करोड़ों तक पहुँच जाएंगे। अगर हम दिन में 5 मिनट भी इस चीज़ को देंगे तो आप सोचिए कि हम कितना अमाउंट एक टाइम इकट्ठा करके कितने लोगों में एक मैसेज दे सकें। क्योंकि खाली होर्डिंग लगाने से, खाली उसको लगाने से नहीं होता, एक इनर फीलिंग होगा, एक सोसाइटी पार्टिसिपेशन होगा, एक सेल्फ पार्टिसिपेशन होगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जो लोग स्मोकर हैं उनको
इस बात से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि वो स्मोकिंग छोड़ेंगे तो क्या होगा, या कैसे छोड़ेंगे, या मेरा वर्क सफ़र करेगा। सिंपली वो अगर छोड़ना चाहते हैं, वो अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें कि मैं अब इस चीज़ से परेशान हो गया हूँ, मुझे खुद लगता है ये ख़राब है, तो अब मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक सपोर्ट किया जाए। हाँ, घर से हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वो घर में और अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे वो अगर ये कह के लगेगा तो लोग एक थोड़ा सा उससे बिहेवियर एक सिंपैथेटिक रहेगा। लाइन में यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत से लोग ये कहते हैं they admit they often don't smoke, they smoke against their will. इसका क्या मतलब है? They smoke against their will. That is the point which is irreversible point, means a point of no entry। एक वन वे ट्रैफिक होता है, एक पॉइंट ऑफ नो एंट्री पे आदमी जब पहुंचता था उसको लगता है कि मुझे छोड़ना चाहिए, पर वो छूट नहीं पा रहा बिकॉज वो डिपेंडेंस क्रिएट हो गया उसका उस स्मोकिंग से। तो उस डिपेंडेंस से निकलने के लिए आपका पार्टिसिपेशन, आपकी फैमिली, आपका खुद का पार्टिसिपेशन और आपके समाज का पार्टिसिपेशन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों, आज हमने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की है टोबैको से रिलेटेड, स्मोकिंग से रिलेटेड। बहुत गंदी चीज़ है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। आई थिंक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ही हैज़ गिवन यू इज मार्वलस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन आवर शो। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।